हेलो गाइस, आज हम लोग मैग्नेटिज्म को स्टार्ट करेंगे। आज इस लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हाउएवर इस लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के सोर्स के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, बल्कि वो क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, कौन सा फोर्स जनरेट करता है, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करें, इन सब के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम ये याद करेंगे कि हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी कर रहे थे, तो हम लोग किसी पार्टिकल पे जब हमें फोर्स कैलकुलेट करना था, तो हम लोग ये करते थे कि उसके आसपास जो भी चार्ज का सिस्टम होता था, उसी कारण से उस पॉइंट पर जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, हम उसे कैलकुलेट करते थे और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हम लोग वो फोर्स कैलकुलेट करते थे जो कि उस पार्टिकल पे लग रहा होता है। मैग्नेटिक फोर्स में भी हम बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जो भी चीज़ हमारी मैग्नेटिक फोर्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है, हम लोग उससे पहले रिलेटेड एक क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जिसे हम बी की मदद से डिनोट करते हैं। ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और फिर इस वेक्टर क्वांटिटी के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण से किसी पार्टिकल पे जो भी फोर्स प्रोड्यूस हो रहा होगा, उसे हम लोग एक अलग फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते होते हैं। क्योंकि आज हम लोग इसके सोर्स के ऊपर बात नहीं करेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से अराइज होता है, सो हम लोग इस पोर्शन के ऊपर कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे कि हम एक गिवन सिस्टम से हम लोग कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करें, बल्कि रादर हम इस बात पे फोकस करेंगे कि अगर हमें एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है एक रीजन में, तो हम कैसे कैलकुलेट करें कि उसके आसपास उस जगह पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन पे क्या फोर्स होगा और नहीं होगा। हिस्टोरिकली कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जिनके थ्रू हमने ऑब्जर्व किया है कि कब दो चार्जेस अपने आप में ही सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि कुछ अदर फोर्सेस के थ्रू भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और इनमें ही हमें मैग्नेटिक फोर्स भी मिला है। सो हमारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हमने कैलकुलेट किया है कि मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करें और साथ साथ इस मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं पे पता है तो उसके थ्रू हम लोग फोर्स को कैसे कैलकुलेट करें। तो अगर कहीं पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर दिया हुआ है, तो उस रीजन में अगर कोई भी चार्ज है, देन हम उस पे जो फोर्स होगा उसे कुछ इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास किसी पॉइंट पर एक चार्ज q मौजूद है जो v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है किसी डायरेक्शन में, और वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है b वेक्टर, इन दैट कंडीशन हम लोग जो उसका फोर्स कैलकुलेट करेंगे, जो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, उसे हम कुछ इस एक्सप्रेशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कंप्लीटली एक्सियोमेटिक है और हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। हम इस एक्सप्रेशन को ट्रू मानेंगे और इसके थ्रू अपने आगे के कैलकुलेशंस को करने की कोशिश करेंगे। अगर हम यहाँ पे ध्यान से नोटिस करेंगे, तो हम ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि ये हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स से कुछ हद तक डिफरेंट है। अगर हम याद करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो एक्सप्रेशन था वो Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड था। यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें और उसमें एक खास बात का अंतर है कि इस वाले एक्सप्रेशन में, मैग्नेटिक फोर्स के एक्सप्रेशन में, हमारे पास एक वेलोसिटी का टर्म है, लेकिन वहीं पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स में कोई भी वेलोसिटी का टर्म नहीं है। इसका मतलब है कि चार्ज शायद चाहे स्टैटिक हो या चाहे मूव कर रहे हो, उन पे इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा ही लगेगा, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है, वहां पे कोई वेलोसिटी का टर्म नहीं है। बट अगर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हम ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि अगर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यानी हमारे पार्टिकल स्टैटिक हो जाते हैं, इन दैट कंडीशन उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। हालांकि मैग्नेटिक फोर्स में एक और चीज है जो इलेक्ट्रिक फोर्स के सिमिलर है, और वो ये बात है कि न्यूट्रल पार्टिकल्स पे ये कोई भी इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, बिकॉज जीरो चार्ज होने पे वहां पे भी इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो जाती थी क्यू इंटू ई के फॉर्मूले के हिसाब से, और यहाँ पे भी हमारा मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो हो जाएगा। लेकिन एक और डिफरेंस है मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में। इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लग रहा है, बट यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग दो बात ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहला बात ये कि मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है वो वेलोसिटी के अलॉन्ग होता है। इसका मतलब है कि फोर्स जो है हमारा मैग्नेटिक फोर्स, वो हमेशा उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होगा। बट इससे हमें खास बात पता चलता है कि जब हम इस पे वर्क को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, देन चूंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है, इनके कारण से जो डॉट प्रोडक्ट होगा इनके बीच का वो जीरो हो जाएगा, और इसीलिए इनका जो वर्क है वो भी जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स कि कोई भी मैग्नेटिक फोर्स, एक सिंगल कोई चार्ज है जो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, देन उस पर ये कोई भी वर्क नहीं कर सकता है। सो ये वो बातें हैं जो हम लोग ने मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड ऑब्जर्व की है। अब मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में है और किसी वी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। इन दैट कंडीशन हम उस पर मैग्नेटिक फोर्स और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दोनों को टोटल सम करके लिख सकते हैं, जो कि उस पर काम करने वाले टोटल पार्टिकल्स, टोटल फोर्सेज होंगे, और इससे हमें नेट फोर्स मिलेगा। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग लॉरेंस फोर्स लॉ कहते हैं। तो हमारा लॉरेंस फोर्स लॉ
का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिखता है, जो कि बेसिकली एक ऐसे रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही हैं, उसके कारण से कोई चार्ज जो वहाँ पे मौजूद होगा, उस पे टोटल फोर्स को हमें कैलकुलेट करके देता है। हम लोग अभी जस्ट अपने थर्ड एक्सप्रेशन में इस बात को अपने थर्ड प्रॉपर्टी में हमने इस बात को नोटिस किया कि हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर लग रहा होता है। इसके कारण से अगर कोई चार्ज है जो एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है, तो उसकी ट्रेजेक्टरी बहुत ही अजीब और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकती है। आइए अब हम इनमें से कुछ सिंपल केसेस को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह की इंटरेस्टिंग ट्रेजेक्टरीज इनमें फॉर्म हो सकती हैं। इनमें से सबसे पहले हम लोग साइक्लोट्रॉनिक मोशन को देखेंगे। साइक्लोट्रॉनिक मोशन बेसिकली एक साइक्लोट्रॉन के अंदर में होने वाले मोशन से रिलेटेड होता है। आइए हम लोग साइक्लोट्रॉनिक मोशन का जो सेटअप है उसे ध्यान से देखते हैं। इसका सेटअप कुछ इस तरह का होता है कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमारे स्क्रीन से इनवर्ड की ओर जा रहा है। यानी हम लोग जिस साइड से देख रहे हैं उससे स्टार्ट होते हुए हमारे स्क्रीन के परपेंडिकुलरली होते हुए उसके उधर साइड जा रहा है। और मान लेते हैं इसमें एक प्लेन के अंदर में मौजूद एक चार्ज पार्टिकल क्यू है जो कि किसी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है इसी प्लेन के अंदर में, फॉर एग्जांपल एस कंडीशन में। हमारा मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। अगर यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और v इन दोनों के बीच में क्रॉस करते हैं, तो हम लोग अपने राइट हैंड रूल की मदद से जो हम लोग क्रॉस करने के बाद जो हमें नए वेक्टर मिल रहा होता है उसके डायरेक्शन कैलकुलेट करने का यूज़ करते हैं, उसका यूज़ करें तो हमें पता चलेगा कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह का होगा। और चूंकि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो हमें साइन 90 का टर्म मिलेगा जो कि 1 होता है, और इसी कारण से जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू कुछ इस तरह की होगी। तो हमारे मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, और साथ ही साथ हमारे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन राइट हैंड रूल के हिसाब से कुछ इस तरह से होगा। अब हम ये जानते हैं कि फोर्स क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर हमारे पास कोई एक्सेलरेशन होता है, तो उसकी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता होता है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस कंडीशन में चूंकि सिर्फ और सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एक्चुअल में कुछ नहीं बल्कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे कंडीशन में हमारा मैग्नेटिक फोर्स ही जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी तरह काम करेगा। और हमारे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो mv²/r होता है। अगर हम इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करें, तो हम लोग अपने इस सर्कल जो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा उसका जो ट्रेजेक्टरी जो हमारा एक सर्कल होगा उसकी रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटीज वाला हमारा एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, और उससे हमें मोमेंटम से रिलेटेड कुछ ये एक्सप्रेशन मिलेगा। सो हमें मोमेंटम का कुछ ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो हम लोग यहाँ पे रेडियस के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिससे हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। यहाँ ये रेडियस का एक्सप्रेशन हमें बता रहा है कि मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ b है, और हमारे पास कोई चार्ज q है जिसका मास m है, और v वेलोसिटी से वो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में उसके परपेंडिकुलरली होकर जा रहा है। देन वो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा उसका रेडियस कुछ इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। बिकॉज सर्कुलर मोशन में हमारा वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू आर के बराबर होता है, यहाँ पे आर का टर्म कैंसिल हो जाएगा और इससे हमें ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से मिलेगी। अगर हम इन फॉर्मूलाज को देखेंगे तो हमें सारी बातें सेंस भी बनाएंगी। हमारा साइक्लोट्रॉन जो डिवाइस है वो भी कुछ इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। साइक्लोट्रॉन्स का बेसिक काम होता है पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करना। अगर हम लोग नॉर्मली एक इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से एक पार्टिकल को एक्सेलरेट करने की कोशिश करेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा देर तक के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत लंबे पीरियड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को बना के रखना होगा, जिसे काफ़ी दूरी तक भी स्प्रेड करके रखना होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही पार्टिकल एक्सेलरेट होगी, स्पीड बढ़ेगी, तो बहुत ज़्यादा दूरी कवर करेगा, और इसी कारण से उसे और ज़्यादा हमें लंबा इलेक्ट्रिक फील्ड रखना होगा और भी ज़्यादा बड़े पोर्शन के लिए। ऐसे हम लोग को इतना ज़्यादा लंबे पोर्शन में एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को बना के रख पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकती है इसे करने में। साइक्लोट्रॉन हमें इसमें आसानी इस ढंग से देता है कि हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ कर सकते हैं और इसे घुमा सकते हैं, और घुमाने के बाद हम इसे उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से बार-बार गुजार सकते हैं, जिसके के थ्रू हम इसे बार-बार एक्सेलरेट कर सकते हैं। और इस तरह से साइक्लोट्रॉन जो होता है वो हमें किसी बहुत बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से एक पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के मदद के बदले में ये करता है कि ये हमें उसे ही बहुत ही कन्फाइंड स्पेस में ही बहुत आसानी से एक्सेलरेट करने में हेल्प करता है। साइक्लोट्रॉन का हमारा अरेंजमेंट कुछ इस तरह का दिखता है। साइक्लोट्रॉन में बेसिकली टू सेमी सर्कुलर हमारे पास ऐसे मेटेलिक सिस्टम्स होते हैं जिनको हम लोग डीज कहते हैं, और यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि इस कंडीशन में हमारे स्क्रीन के परपेंडिकुलरली अनवर्ड की ओर जा रहा है, और इन दोनों डीज के जो बीच का रीजन होता है वहाँ पर हमारे पास एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है।
अब हम लोग यहाँ पे इसके सेंट्रल पोर्शन पर एक चार्ज रखते हैं, सपोज दैट कोई चार्ज Q। ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हम लोग इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने के कारण से हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव करता है और हमारे इस दूसरी डी के अंदर पहुंच जाता है। इस डी के अंदर में हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है। और इसके इफेक्ट में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाले कंडीशन के हिसाब से ये एक सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देता है। सर्कुलर मोशन करने के बाद ये दोबारा से ही इन दोनों ही डीज के बीच वाले रीजन में आता है, जहाँ पर ये दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है। और यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अब तक में ऑपोजिट हो गया होता है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होकर कुछ इस तरह से जाता है और दूसरे डी में एंटर कर जाता है। यहाँ पर अब तक में चूंकि इसके स्पीड बढ़ चुकी है, तो स्पीड बढ़ने के कारण से ये ज़्यादा स्पीड से दूसरे वाले डी में एंटर करेगा। और फिर यहाँ पे चूंकि मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये सर्कुलर मोशन में जाएगा, बट इस बार एक ज़्यादा बड़े रेडियस में जाएगा, बिकॉज रेडियस वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो ये कुछ इस तरह से मूव करेगा और कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद जब दोबारा इधर से आएगा, तब तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स हो गई होगी और फिर ये इसे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा और स्पीड बढ़ाएगा। उसके बाद ये एक और बड़े रेडियस को कवर करेगा। इसके बाद ये दोबारा से इस जगह आएगा जहाँ फिर से उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड से स्पीड को बढ़ाएगा, जिसके कारण से इसका रेडियस बढ़ेगा। इस ढंग से हम लोग इसकी स्पीड को लगातार जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, और जब तक कि हमारे पास एप्रोप्रिएट स्पीड नहीं हो जाता है, इसे एक्सेलरेट किया जा सकता है। और जब ये एक प्रॉपर स्पीड को अचीव कर लेता है जितना कि हमें चाहिए, देन हम लोग यहाँ पर कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स के थ्रू इस चार्ज पार्टिकल को कुछ स्पेशल ट्यूब लाइक अरेंजमेंट्स के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं, ताकि हमें जैसा भी इससे रिक्वायर्ड काम है वो हम लोग कर सके। तो हमारा साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होता है जो बेसिकली किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बहुत लंबी दूरी पे यूज करने के बदले में क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है और फिर एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू उसे घुमाता है और दोबारा से उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रिवर्स्ड हुए में दोबारा से पास करवाता है, ताकि इसे दोबारा से एक्सेलरेट किया जा सके। इस तरह से इसे कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करता है और साथ साथ घुमाते भी रहता है एक कन्फाइंड कम जगह के अंदर में, रादर देन एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इसे डायरेक्टली एक्सेलरेट करने के बदले में। और ऐसे हम लोग टोटल जो हमें जितना भी स्पीड की पार्टिकल की जरूरत होती है उस तक पहुंचाने के बाद हम इसे फाइनली साइक्लोट्रॉन से बाहर निकाल लेते हैं। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग ने जो अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है उससे हम लोग काफी हट के यहाँ पे काम कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पार्टिकल्स की ट्रेजेक्ट्री उनसे काफी हटके है। इसका काउज है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ मोशन के खास के साथ ही डायरेक्शन का जो रिलेशन है, कि ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके परपेंडिकुलर लगता होता है। अब हम लोग एक और स्पेशल कंडीशन को कंसीडर करेंगे, जहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ-साथ एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रखेंगे, जो कि उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और वहाँ पर हम लोग रेस्ट पे एक पार्टिकल को रखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये हमारा जो पार्टिकल है, वो किस तरह से उसके अंदर मूव कर रहा है। मान लेते हैं हमारे पास कोई जगह है जहाँ पर एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है जो आपस में परपेंडिकुलर है। इसमें ही हम लोग किसी जगह पे किसी पॉइंट पर एक चार्ज पार्टिकल Q को रख रहे हैं। इसी को ही हम लोग अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन के रूप में मान लेते हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को y एक्सिस मान लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को z एक्सिस मान लेते हैं। और साथ साथ इनके जो परपेंडिकुलर जो तीसरा एक्सिस बचेगा उसे हम लोग x एक्सिस मान लेते हैं। देन हमारा अरेंजमेंट कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इनिशियली अगर हम इस चार्ज पार्टिकल जो कि हमारा Q है उसको ध्यान से देखेंगे, तो हम एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स 0 है, और साथ ही साथ इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो y एक्सिस के अलॉन्ग है। पहली बात। इसके अलावा एक दूसरी बात हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पार्टिकल को हमेशा y एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेट करेगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा जिस डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर इसका फोर्स अप्लाई होगा, इसका मतलब है z एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास कोई भी मोशन नहीं होगा। हमारा पूरा मोशन x और एक्स वाई जो प्लेन है इसके अलॉन्ग ही कन्फाइंड होगा। सो इनिशियली हमारा पार्टिकल ऊपर की ओर एक्सेलरेट होगा y एक्सिस के अलॉन्ग, बट देन जैसे ही कोई कुछ स्पीड को एक्वायर करेगा, देन हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण इस पे फोर्स लगेगा। और अगर हम लोग राइट हैंड रूल के हिसाब से फोर्स को कैलकुलेट करें, देन हम ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा फोर्स जो है वो x एक्सिस के अलॉन्ग है। इसका मतलब है कि वो उस पार्टिकल को घुमाने की कोशिश करेगा, जो कि अपवर्ड मोशन y एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, उसे वो घुमाकर x एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स लगाकर उसे घुमाने की कोशिश करेगा। इस कारण से क्या होगा, वो एक पॉइंट आएगा जब घूमते घूमते ऊपर की ओर चला जाएगा और घूमते घूमते फिर नीचे की ओर आने लगेगा।
नीचे पहुँचने के बाद हम ये बात ऑब्ज़र्व करेंगे कि एक्स एक्सिस तक पहुँचने के बाद दोबारा से ही उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। इस कारण से फिर से हमारा वो एक कुछ दूरी आगे घसक गया होगा, उसके बाद फिर से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उसे थोड़ा-सा उठाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उसे घुमाएगा और घुमा के फिर नीचे लाने की कोशिश करेगा। फिर वो पहुँचेगा और इसी ढंग से हमारा मोशन कंटिन्यूअसली कंटिन्यू होते चला जाएगा और इसका ट्रैजेक्टरी कुछ इस तरह का दिखेगा। आइए अब हम लोग इसके एग्ज़ैक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलेट करें और पता लगाने की कोशिश करें कि ये ट्रैजेक्टरी एक्चुअल में है क्या, मैथमेटिकली। क्योंकि हमारा पार्टिकल सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्स वाई प्लेन में है और ज़ेड एक्सिस में इसका कोई भी मोशन नहीं है, इसका मतलब हम इसकी पोज़ीशन को कुछ इस तरह से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। इससे ही हम लोग इसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर हम अपने इलेक्ट्रिक फ़ील्ड और मैग्नेटिक फ़ील्ड को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग लॉरेंट्ज़ फ़ोर्स लॉ की मदद से इस पे टोटल फ़ोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें पहले V क्रॉस B को कैलकुलेट कर लेना चाहिए, जिसके कारण से हमारा कैलकुलेशन काफ़ी ईज़ी हो जाएगा आगे। हम लोग V क्रॉस B को इस डिटरमिनेंट की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं और इसे एक्सपैंड करने पे हमें ये मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग अपने इलेक्ट्रिक फ़ील्ड और साथ ही साथ जो हमारा एक्सेलरेशन भी है, उसे भी हम लोग I और J कंपोनेंट्स की मदद से लिखने की कोशिश करें, तो हमें ये मिलेगा। अब हम लोग लॉरेंट्ज़ फ़ोर्स लॉ को यूज़ करते हैं और उनमें जो भी हमारे पास हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, उनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर हम लोग फ़ोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं और इससे हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। सभी वैल्यूज़ को अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हम इन्हें एक्सपैंड करेंगे और I और J जो हमारा यूनिट वेक्टर्स हैं, उनके कंपोनेंट्स को आपस में इक्वेट करेंगे। दोनों को ही अगर हम लोग इक्वेट करते हैं I और J के कंपोनेंट्स, तो हमें ये एक्सप्रेशंस मिलेंगे। अब इन दोनों ही इक्वेशन को हम लोग दोनों साइड से ही m से डिवाइड कर सकते हैं और कुछ खास चीज़ों को कॉमन लेने के बाद हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन एक देखने को मिलेगा। अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो इनमें एक टर्म है जो कि है QB/m। अगर हम अपने साइक्लोट्रॉन वाले फॉर्मूलेस को याद करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि और कुछ नहीं बल्कि एक साइक्लोट्रॉन में घूमने वाले जो हमारा पार्टिकल था उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये हमारा साइक्लोट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी है और इसे हम लोग ओमेगा मान सकते हैं और इसके बाद हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ x और y में दो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। इन्हें सॉल्व करने के लिए हम लोग दोनों ही तरफ क्या करते हैं, दोनों ही तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं और फिर एक से जो हमारे पास डबल डेरिवेटिव का वैल्यू आएगा उसे हम दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। अब अगर हम लोग अपने पहले दो इक्वेशन से x और y के जो डबल डेरिवेटिव्स का वैल्यू है, उसे हमें अपने जो न्यू डेरिवेटिव लेके इक्वेशंस मिले हैं, उनमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमें कुछ ऐसा इक्वेशंस देखने को मिलेगा। अगर हम इन दोनों को ही सिंप्लीफाई करें तो हमें ये मिलेगा। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें लग रहा है ये कि एक थर्ड डिग्री हमारे पास थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्लेवरनेस दिखाएं और x डॉट और y डॉट को दो एक अलग वेरिएबल्स सब्स्टिट्यूट कर ले, इन दैट कंडीशन हम इसे काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने x का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे ये v मान लिया है और वैसे ही y का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसे हम लोग यहाँ पे z मान रहे हैं। यहाँ पे ये v वेलोसिटी नहीं है बल्कि हम लोग बस एक ऐसे ही रैंडम एक वेरिएबल चूज़ किया है। इनको सब्स्टिट्यूट करने पे हमें अपने ओरिजिनल इक्वेशन में कुछ ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे। ये और कुछ नहीं बल्कि v है और हमारी ये वाली क्वांटिटी और कुछ नहीं बल्कि v का ही डबल डेरिवेटिव है। बिकॉज़ अगर हमें x का ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना है तो हम लोग x के डेरिवेटिव का फिर से 2 बार डेरिवेटिव लेंगे और x का डेरिवेटिव v है, यानी यहाँ पे v का हम लोग डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट को हम लोग इस वाले इक्वेशन पे भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके थ्रू हमें कुछ ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे। सेकंड वाला इक्वेशन हमारा यूजुअल जो हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है, ये बिल्कुल ही एग्जैक्टली वही है। हमारा जो पहला वाला है वो थोड़ा अजीब दिख रहा है। अगर हम इसे थोड़ा-सा ध्यान से देखें और थोड़ा-सा इसमें मॉडिफिकेशन करें, तो हम इसे भी एक बिल्कुल सिमिलर फॉर्म में ला सकते हैं। हम लोग ने पहले इक्वेशन में से माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया है। अब हम एक खास बात ऑब्जर्व करते हैं, चूंकि हमारे पास v माइनस ई बाई बी है, अगर हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे होते इस पूरे क्वांटिटी का, देन क्योंकि e बाई बी हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटीज है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेने पे भी वो खत्म हो जाते हैं और सेकंड डेरिवेटिव लेने पे भी वो खत्म हो जाते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे v का डबल डेरिवेटिव है वो v माइनस ई बाई बी का भी डबल डेरिवेटिव होता, दोनों ही सेम होते बिकॉज ई बाई बी और कुछ नहीं, एक कॉन्स्टेंट है। इन दैट कंडीशन हम कुछ ये लिख सकते हैं
यहाँ पर हमारा जो v माइनस ई बाई बी, ये पूरा क्वांटिटी का डबल डेरिवेटिव लेंगे, देन हमें एलएचएस में जो मिलेगा एग्जैक्ट वही क्वांटिटी मिल रही है। और इसके कारण से हमें यहाँ पे भी एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन वाला जो हमारा सॉल्यूशन होता है, बिल्कुल वैसा ही इक्वेशन और सॉल्यूशन मिलेगा। अब हम लोग ये ध्यान से देखेंगे कि हमारा z और जो हमारा v था, ये और कुछ नहीं बल्कि y डॉट और x डॉट था। अगर हम इसे अपने इन इक्वेशंस में दोबारा सब्स्टिट्यूट करें और इन दोनों ही इक्वेशंस में जो भी वैल्यूज आ रही है उसे दोबारा से इंटीग्रेट करें, तो इससे हम लोग x और y के एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें x और y में कुछ ये एक्सप्रेशन मिलते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास काफ़ी अजीबोगरीब कॉन्स्टेंट्स हैं और इन्हें हम कन्वीनियंट कॉन्स्टेंट C1, C2, C3 और C4 में और कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं फाइनली। अब यहाँ पर अगर हम लोग अपने ओरिजिनल जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस थे x और y में, उनका यूज़ करें तो हम देखेंगे कि हम यहाँ पर कुछ कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, उनमें कुछ खास रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशंस ये हैं और अगर हम इसे वहाँ पे ले जाएं तो हम इसे दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशंस है और अब हम लोग दोनों ही साइड वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग ने बेसिकली x के डेरिवेटिव, x का सेकंड डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव और y का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है और इससे हमें ये इक्वेशंस देखने को मिल रहे हैं। इनमें से अगर हम कुछ क्वांटिटीज़ को कॉमन ले और कोएफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर करें तो हमें ये क्वांटिटीज़, ये कुछ रिलेशंस देखने को मिलेंगे। इससे हमें ये मिल रहा है और हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पास C1, C2 और C5, C6, इनके बीच में दो इक्वेशंस है और इनकी मदद से अगर इनको सिंप्लीफाई करके पूरा सॉल्व करने की कोशिश करें, दोनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ के, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशंस को आपस में, इन दोनों टर्म्स को आपस में जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो कोरिस्पॉन्डिंगली इन दोनों टर्म्स को भी आपस में जोड़ने घटाने के कारण से हमें दो रिलेशंस मिलेंगे, जिससे हमें फाइनली कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। हमें ये दोनों इक्वेशन जो मिल रहे हैं, हम इन दोनों को ही ऐड करके देखते हैं। अब क्योंकि ये हर ओमेगा टी के लिए आपस में ट्रू है, इसका मतलब है कि C1 और C5 आपस में इक्वल है, यानी C5 का वैल्यू और कुछ नहीं C1 है और हमारे C6 का वैल्यू और कुछ नहीं बल्कि माइनस C2 ही है। तो अगर इन्हें अपने सॉल्यूशंस में सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो हमारे x और y का यहाँ पे सॉल्यूशन है, देन इससे हमें x और y के टर्म्स में कुछ ये सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। सो फाइनली x और y में हमें ये इक्वेशंस मिले हैं जहाँ पे हमारे पास 4 अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं। अब हम लोग अपने x, y और x डॉट y डॉट, इन दोनों के ही जो हमारे इनिशियल कंडीशंस होंगे, उनके वैल्यूज़ को यूज़ करके हम लोग इन C1, C2, C3 और C4 को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो t इक्वल टू 0 पर x, y, x डॉट और y डॉट, ये सारी ही क्वांटिटी 0 थी बिकॉज हमारा पार्टिकल रेस्ट में था और ओरिजिन पे था। सो अगर हम लोग x इक्वल टू 0, फिर y इक्वल टू 0, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू 0 और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू 0 करें, तो हमें ये इक्वेशंस मिलेंगे जिनके फाइनली हमें कॉन्स्टेंट्स के बीच में कुछ इस तरह का रिलेशन देखने को मिलेगा। अगर हम देखें तो चौथे वाले इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि C1 का वैल्यू 0 होगा, C2 का वैल्यू हमारा माइनस ई बाई बी ओमेगा होगा और इसकी मदद से हम लोग C3 और C4 का वैल्यू पता कर सकते हैं। चूँकि C1 का वैल्यू 0 है तो C3 के वैल्यू को भी 0 होना होगा और C4 एग्जैक्टली C2 का नेगेटिव हो जाएगा, तो इससे फाइनली हमें ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे। अब हम लोग इन्हीं वैल्यूज़ को अपने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारा x और y के लिए जो हमारे इक्वेशंस आए हैं। सो ये हमारा x और y का एक्सप्रेशन बनता है। इसे हम और थोड़ा-सा बेहतर रूप से कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सो हमारा फाइनल सॉल्यूशन कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। पर ये इक्वेशन क्या है, ये हमें कुछ खास ढंग से समझ नहीं आ रहा है। अगर हम एक काम करें और यहाँ पर से हमारे पास जो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का टर्म्स है, इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो शायद हमारे लिए कुछ बातें आसान हो सकती हैं। तो अगर हम लोग अपने इधर जो लेफ्ट साइड की इक्वेशन है, उनमें से जो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी वाला टर्म है, उसके अलावा जो टर्म्स है, उसे दूसरी साइड भेज कर दें, तो हमें साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी साथ में मल्टीप्लाइड ई माइनस ई बाई बी डब्ल्यू है, वो टर्म मिल जाएगा। और हम जानते हैं उन दोनों के ही स्क्वायर को आपस में ऐड करेंगे, तो हमें कुछ अच्छी क्वांटिटी मिलेगी। सो इन दोनों ही टर्म्स को आइसोलेट करने के बाद जब हम इन्हें स्क्वायर करते हैं और उन्हें ऐड करते हैं, तो हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक सर्कल के इक्वेशन से कुछ हद तक मिलता-जुलता है, जहाँ पर कि हमारा रेडियस और कुछ नहीं ई बाई बी डब्ल्यू है और हमारा सेंटर ई बी इंटू ई बाई बी इंटू टी कॉमा ई बी बाई डब्ल्यू है। बट यहाँ पे खास बात नोटिस करने वाली ये है
कि अलग-अलग टाइम पे हमारा जो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है, यानी E बाय B टाइम्स T, E बाय B W, ये एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं है, बल्कि लगातार चेंज हो रहा है। एक्चुअल में इसका x कोऑर्डिनेट है, वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब है ये एक सर्कल है, बट साथ ही साथ इसका सेंटर जो है वो फिक्स नहीं है, बल्कि वो भी मूव कर रहा है। तो अगर हम लोग E बाय B W को R मान लेते हैं, देन हमारे इक्वेशन को हम लोग कुछ इस तरह से रीराइट कर सकते हैं। अगर हम अपने इस सर्कल की इक्वेशन को सही से प्लॉट करते हैं, तो हम ये देखेंगे। सो हम देख सकते हैं हमारा सर्कल कुछ इस तरह का होगा, जहाँ का सेंटर का कोऑर्डिनेट हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, और यहाँ पर जो हमारा इसका x कोऑर्डिनेट है वो समय में लगातार आगे बढ़ते चला जा रहा है। इसका मतलब इस समय में ये जो सर्कल है वो एक जगह फिक्स नहीं है, बल्कि वो बेसिकली हमारे ओरिजिन के आसपास से स्टार्ट करता है, जहाँ पर हमारा ये वाला जो पॉइंट है, ये जो सेंटर, वो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे रहा होगा, और फिर ये लगातार आगे बढ़ते चला जा रहा है। तो ये हमारा सर्कल है, और ये जिस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, उसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर से ये वो स्पीड है, और स्पीड इनटू टाइम करके वो डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है, तो ये इस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। सो ये और कुछ नहीं है, ये बता रहा है कि हमारा जो पॉइंट है वो एक हमेशा ऐसे सर्कल के ऊपर लाई करेगा जिसका कि एक पर्टिकुलर रेडियस r है, जिसको हम लोग E बाय B ओमेगा के तरफ से दे सकते हैं, और उसका जो होगा वो एग्जैक्टली हमारे x एक्सिस से r ऊपर होगा, और x डायरेक्शन के अलोंग वो v वेलोसिटी से आगे ट्रेवल कर रहा हो जो होगा, जो कि r ओमेगा है। सो हम लोग इसी बात को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ और मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे, तो हम ये भी बात शो कर सकते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल पॉइंट था, जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, वो हमेशा इस सर्कल के अबाउट एक रोलिंग मोशन के अबाउट ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब है कि ये बेसिकली हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हमारा सर्कल जो इनिशियली जो इस सेंटर पे रहा होगा, और यहाँ पे पॉइंट हमारा रहा होगा, जैसे ये सर्कल सर्कल आगे की ओर रोल होते हुए जा रहा है, हमारा ये जो पार्टिकल है उसके साथ ही घूम रहा है, और ये कुछ इस तरह का हमारा पाथ ट्रैवल करेगा, जैसे हम लोग ने पहला डायग्राम में देखा था। इस तरह के शेप को हम लोग साइक्लॉइड कहते हैं, और ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है एक्स और वाई के टर्म्स में, ये एग्जैक्टली उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ही है। तो आज हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स को स्टडी किया, लॉरेंस फोर्स लॉ को स्टडी किया, साइक्लोट्रॉन को देखा, और कुछ खास एग्जांपल्स को स्टडी किया। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।